तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडिटोरिया के 10वें सेट को। पिछले वीडियो में हम आपको 1 से 9 तक के सेट करवा चुके हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियो देख लें। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम 25 प्रश्न जी के जीएस के करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह 1973 में दिया गया था। यह व्यवस्था 1973 में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राज्य मन्नार समिति राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह केंद्र राज्य से संबंधित है। इसके अलावा धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। भाषाई एवं धार्मिक आधार पर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होता है। इसका जो हो जाएगा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसका फ्रेंड्स दो पूछ रहा है, इसमें दो आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनके अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बजट पर तो चर्चा कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकते हैं। ये जो है, अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकते और सदस्यता हेतु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये दो असत्य हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा फ्रेंड्स, राज्य विधायिका का उच्च सदन होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं और साथ ही बजट पर चर्चा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, यह पूछा जा रहा है, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटाचलैया के अध्यक्षता में 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ अधिकतम कितनी समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो 3 वर्ष तक रह सकता है, किंतु फ्रेंड्स यह एक बार में 6 माह तक ही बढ़ाया जा सकता है। फिर 6 महीना के बाद सभा होने के बाद 6 महीना आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करके 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने दिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन फ्रेंड्स राष्ट्रपति उसके सलाह को अपनाने में बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है?
संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है। फ्रेंड्स, शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद शुरू होने वाला समय है। इसमें संसद शून्यकाल में पूर्व सूचना दिए बगैर अपना प्रश्न उठा सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, यह सर्वप्रथम भारत में 1962 में जारी किया गया था। इसलिए संसदीय प्रणाली के शून्यकाल को भारत की देन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है, यह पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, पुलिस। ये राज्य सूची में आता है फ्रेंड्स, यह राज्य सूची में आता है, पुलिस राज्य सूची में आता है, इसलिए यह संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट है, किसी बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। फ्रेंड्स, यह शून्य आधारित बजट में माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 में हुई थी, उसमें यह वर्णित है कि जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है। योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है। फ्रेंड्स, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेस्कॉम निम्नलिखित में किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? तो फ्रेंड्स, नेस्कॉम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों का एक संगठन है। नेक्स्ट है, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से तत्व शामिल नहीं होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ई, उपयुक्त में से एक भी फ्रेंड्स इसमें से शामिल नहीं होने वाला एक भी नहीं है। फ्रेंड्स, विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर, रिजर्व ट्रेंच, ये सभी तत्व फ्रेंड्स विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होते हैं। ये सभी तत्व विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लिंगानुपात 943 और बाल लिंगानुपात 919 है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर इत्यादि की सेवाएं, जहाजरानी से प्राप्त मद, ये सभी फ्रेंड्स भुगतान संतुलन प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में सम्मिलित होते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी तत्व अदृश्य मदों में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, सड़क मार्ग की लंबाई के आधार में भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। और फ्रेंड्स, सबसे कम लंबाई के आधार पर सिक्किम है। सबसे कम लंबाई के आधार पर सड़क मार्ग के आधार पर भारत में सबसे कम जो है सिक्किम का। और हाँ फ्रेंड्स, सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर विश्व में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। फिर ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, अधिकतम लोक कल्याण करना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। इनके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ अर्जित करना और साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमारी अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स, उसका उद्देश्य लाभ अर्जित करने के साथ साथ अधिकतम लोक कल्याण करना भी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्शल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, अगर कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो फ्रेंड्स
जाहिर सी बात है व्यक्ति चाय की ओर आकर्षित होंगे, जिस कारण चाय की मांग में वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कॉफ़ी कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी मांग में भी वृद्धि होगी यानी बढ़ोतरी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को छोटे किसान की कैटेगरी में रखा गया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर जिसे 1 हेक्टेयर ज़मीन है उसे सीमांत किसान, और हाँ फ्रेंड्स, अगर 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को बड़े किसान की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।